अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पुराने ज़माने की बात है कि बगदाद में एक बादशाह हुकूमत किया करता था जो निहायत रहमदिल और रियाया परवर था। उसके यहाँ फ़ौज और मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके सिर्फ दो ही लड़के थे, एक का नाम शहरयार था और दूसरे का नाम शहजाद था। बादशाह के मरने के बाद शहजाद तख्त का जानशीन हुआ, लेकिन शहजाद ने सोचा कि मैं तख्त का मालिक हो गया हूँ। छोटे भाई शहरयार ने क्या कसूर किया है जो उसको महरूम रखा गया, हालांकि वो भी उसी बाप की औलाद है जिसकी मैं हूँ। उसने बगैर किसी दबाव के आधी सल्तनत अपने छोटे भाई शहरयार के हवाले कर दी। दोनों भाई अपनी अपनी हुकूमत के कामों में लग गए। उनकी वालिदा बड़े लड़के शहजाद के साथ रहती थी। दिन गुजरते गए। एक दिन शहजाद की वालिदा ने शहजाद से कहा कि तुम कैसे हकीकी भाई हो कि एक दूसरे की खबर तक नहीं रखते, ना कभी एक दूसरे को याद करते हो। तुम्हें 10 साल का अरसा हो गया है, आपस में मिलना तो चाहिए। मेरी आंखें भी शहरयार को देखने के लिए तरसती हैं। क्या ही अच्छा हो कि तुम कासिद भेजकर शहरयार को यहाँ बुला लो। माँ का हुक्म शहजादा कैसे टालता, फौरन अपने वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि वो शहरयार के पास जाए और उसको हमारा पैगाम पहुँचा दे। उसी वक्त वजीर ने अपनी रवानगी के लिए फौरन सवारी का इंतजाम कराया और रवाना हो गया। 15 दिन का सफर करने के बाद वजीर उसके मुल्क में पहुंचा। महल के दरवाजे पर जाकर दरबानों से कहा कि जहां पनाह से कहो कि एक कासिद बगदाद से पैगाम लेकर आया है और आपसे मिलना चाहता है। दरबानों ने इत्तिला महल में बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह ये सुनते ही जिस हालत में था उसी तरह वजीर के इस्तकबाल को दरवाजे पर आया। शहरयार वजीर को अपने साथ महल में अंदर ले गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी वालिदा और भाई की खैरियत मालूम की। वजीर ने वो पैगाम जो कि शहजाद ने उसे दिया था शहरयार को पढ़कर सुना दिया। ये पैगाम सुनकर शहरयार की आंखों में आंसू आ गए। आंखों के आगे अपने बचपन का नक्शा याद आ गया। ये सोचने लगा, हम कैसे भाई हैं जो 10 साल से अलहदा हैं। माँ क्या कहती होंगी। दिल बेकरार हो गया। उसी वक्त दरबार में अपने वजीर को बुलाकर तमाम काम उसके सुपुर्द कर दिए। बीवी बच्चों को खुदा हाफिज कहे बगदाद के वजीर के साथ बगदाद के लिए रवाना हो गया। अभी उसको सफ़र करते हुए तीसरा दिन था कि उसने रात को एक भयानक ख्वाब देखा जिससे उसकी आंख खुल गई। उसने बगदाद के वजीर को वापस लौटने का हुक्म दिया। वजीर ने वापसी की वजह मालूम की तो शहरयार ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मेरा वजीर मलका से लड़ रहा है, मेरे बच्चे खड़े रो रहे हैं। दोनों तरफ से तलवारें टकराती रहीं लेकिन कोई कामयाब ना हुआ। आखिर दोनों ने तलवारें फेंक दी और आपस में सुलह कर ली, मगर बच्चे बदस्तूर खड़े रो रहे हैं। उन्हें किसी ने भी खामोश ना किया। थोड़ी देर के बाद वजीर अपनी जगह से उठा। उसने दोनों शहजादों का हाथ पकड़ा और महल से बाहर छोड़ दिया। बच्चे यहाँ से सीधे जंगल की तरफ चले गए। जब शाम हो गई तो तमाम जानवर अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। इत्तेफाक से एक खूंखार शेर उधर आ निकला। बड़ा शहजादा उससे डरकर दरख्त पर चढ़ गया, लेकिन छोटे से ना चढ़ा गया और उसको शेर ने चीर फाड़ डाला। बड़ा शहजादा जो इस मंजर को देख रहा था बेहोश होकर दरख्त से नीचे गिर पड़ा, जिसको एक जंगली रीछ अपनी पीठ पर बिठाकर अपने बन में ले गया। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। ज़रूर कोई बात ऐसी हुई है कि जिससे कोई ख़तरा हो। मेरा वापस चलना मुनासिब होगा। बगदादी वजीर ने बहुत कुछ उस ख्वाब के असर को दिल से उतारने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा और वापस चलने पर मजबूर हो गया। यहाँ से उन्होंने अपने घोड़े तेज़ दौड़ा दिए, जो कि 1.5 दिन के अंदर वापस महल तक आ गए। शहरयार और बगदादी वजीर नंगी तलवारें लिए दरबार में दाखिल हुए। यहाँ उसने वजीर को अजीब हालत में पाया। वजीर ने शराब पी रखी थी, मोटी मोटी आंखें बाहर को निकली हुई थीं। उसको ज़रा भी होश ना था, हाथ कहीं तो पैर कहीं। खादमाएँ अपने बादशाह को देखते ही यहाँ से गायब हो गई थीं। बादशाह तख्त के नज़दीक पहुँचा तो उसने एक शाही फरमान तख्त पर रखा हुआ देखा। शहरयार ने यह फरमान उठाकर पढ़ा जो रियाया के नाम था। उसमें वजीर ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर रखा था। उसको पढ़कर ही शहरयार आपे से बाहर हो गया और तलवार का एक हाथ इस जोर से मारा कि वजीर की गर्दन अलग हो गई। इधर से फारिग होकर शहरयार अपनी रिहाइशगाह की तरफ चला, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि कोई मौजूद ना था, ना मलका थी और ना ही शहजादे थे। शहरयार ने बाहर आकर एक लौंडी से मलका और शहजादों के बारे में मालूम किया तो लौंडी ने बताया कि आपके जाने के बाद मलका और छोटे शहजादे को वजीर ने खुद अपनी तलवार से कत्ल करके उनकी लाश दूर एक दरिया में डलवा दी थी।
बड़े शहजादे को एक दरबारी किसी तरह छुपाकर महल से बाहर ले गया, शायद कि वो कैद खाने में है, क्योंकि वजीर उसको भी कत्ल करना चाहता था, मगर एक जानिसार उसको छुपाकर यहाँ से ले गया। लेकिन वजीर ने उन दोनों की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर कर दिया था, जो कल गिरफ्तार होकर आए हैं और अब वो दोनों कैद खाने में मौजूद हैं। शहरयार ने जब ये सुना कि मेरी बीवी और बच्चे को वजीर ने हुकूमत पर काबिज होने की वजह से कत्ल किया है, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैरों तले की जमीन निकल गई, उसका दिमाग चक्कर खाने लगा, उसकी हालत बिल्कुल पागलों की सी हो गई। बगदादी वजीर जो शहरयार के साथ था हिम्मत दिलाता था मगर बेसूद। शहरयार सर को दीवारों से टकराता था। उसको इस तरह 8 रोज गुजर गए। इस सदमे का असर भी दिमाग से कुछ कम हुआ तो कैद खाने से अपने लड़के और उस जानिसार को बुलाया जिसने उस लड़के को महल से छुपाकर निकाला था। जिस वक्त वो लड़का शहरयार के सामने आया तो आंखों से आंसू जारी हो गए। इधर लड़के ने बाप को देखकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इधर बगदादी वजीर को बगदाद से आए हुए 1 माह से जायद हो गया था। शहजाद को फिक्र हुआ कि वजीर ना मालूम क्यों इतनी देर रुका, जरूर कोई बात है। सवारी का इंतजाम कर लश्कर साथ ले रवाना हो गया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ शहर तक पहुंचा। किसी ने महल में आकर खबर दी कि किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है, उसके साथ बहुत सी फौज है, आप बिल्कुल बेखबर बैठे हुए हैं। शहरयार ये खबर सुनते ही आग बगूला हो गया और फौरन ही नक्कारा बजा दिया गया। ये नक्कारा सिर्फ खतरे के वक्त बजा करता था। उसकी आवाज से तमाम फौज एकदम हथियार लगाकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद ही लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया गया। रात का वक्त था। शहजाद के लश्कर के सिपाही सफर की वजह से थक कर चूर हो गए थे और इसी वजह से बिल्कुल बेखबर पड़े सो रहे थे। रात के अंधेरे ही में उन गरीबों पर शहरयार के लश्कर ने धावा बोल दिया। 3-4 घंटे तक बड़ी खूनरेज जंग रही जिसमें शहजाद मारा गया। उसके लश्कर के 3 हिस्से सिपाही मारे गए। एक हिस्से में से कुछ तो बगदाद को वापस भाग गए और जो बाकी बचे वो गिरफ्तार कर लिए गए। सुबह सवेरे जब ये सिपाही कैदी की हैसियत से शहरयार के सामने पेश हुए तो शहरयार ने सर पीट लिया। उन कैदियों ने बताया कि रात जंग में हमारे जहां पनाह भी मारे गए हैं। शहरयार अब जिंदगी को अपने ऊपर एक मुसीबत समझ रहा था, क्या करे क्या ना करे। अपने बड़े भाई की लाश मंगाकर दफन कराई और बगदादी वजीर से मशवरा किया कि अब उसको क्या करना चाहिए। उधर वजीर भी अपनी जगह पत्थर था, वो क्या मशवरा दे। भाई ने भाई को धोखे में खत्म कर दिया। खैर शहरयार अपनी हुकूमत की बागडोर वजीर को सौंपकर बगदाद की तरफ चल दिया। 10-12 रोज के बाद जब बगदाद पहुंचा तो उसने अपनी वालिदा को एक कासिद के हाथ इत्तला भिजवाई। जब शहरयार की वालिदा को ये मालूम हुआ कि शहरयार बगदाद आ गया है और मिलना चाहता है तो उसने आओ देखा न ताओ फौरन उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कासिद ने शहरयार की खिदमत में हाजिर होकर बूढ़ी मलका का पैगाम सुनाया। अपनी गिरफ्तारी का हुक्म सुनकर शहरयार ने शर्म से आंखें झुका ली और गर्दन नीचे करके चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ कासिद के सामने कर दिए। कासिद ने हाथों में हथकड़ी डालने से इनकार किया और कहा, आप बादशाह हैं और ये हुक्म आपकी वालिदा का है, आप मेरे साथ चलें। हथकड़ी मुजरिमों के लिए होती है, बादशाहों के लिए नहीं। ये सुनकर शहरयार को गुस्सा आ गया और बोला, मैं जैसे कह रहा हूँ उसकी तामील करो। मैं भी एक मुजरिम हूँ। मैंने अपने भाई को बेगुनाह कत्ल कराया है, अपनी भाउज को बेवा कराया है और 4 बच्चों के यतीम होने का मैं जिम्मेदार हूँ। शहरयार की ये बातें सुनकर कासिद लाजवाब हो गया। उसने शहरयार के हाथ पैरों में बेड़ियां डाली और घोड़े पर सवार हो गया। बराबर में जो घोड़ा खाली खड़ा था उस पर शहरयार को बैठने के लिए कहा, लेकिन शहरयार ने घोड़े पर भी बैठने से इनकार कर दिया और कहा, बेहतर यही है कि तुम मुझे बगदाद के कूचों और गलियों में से पैदल लेकर चलो ताकि यहाँ की रियाया अपने बादशाह के कातिल और गुनहगार को अच्छी तरह देख सके। कासिद शहरयार को पैदल लेकर महल की तरफ चल दिया। बहुत से लोगों ने शहरयार पर आवाज़ें कसी, बहुत से लोगों ने लानत भेजी, मगर शहरयार की आंखों से आंसू जारी थे। ये हर आदमी की बात का सिर्फ ये जवाब देता जाता था, बेशक आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है। आखिरकार ये दोनों महल में दाखिल हो गए। थोड़ी देर तक तो शहरयार को एक कमरे में बंद रखा गया। बूढ़ी मलका ने उसी वक्त दरबार लगने का हुक्म दिया। जब दरबार लग गया तो मलका मुंह पर नकाब डालकर दरबार में आई और तख्त पर बैठ गईं। मुलजिम को बूढ़ी मलका के सामने पेश किया गया। शहरयार उस वक्त एक बागी की हैसियत से सर को झुकाए हाथ बांधे खड़ा था।
बूढ़ी मलका ने एक कहर भरी निगाह से अपने बेटे शहरयार को देखा और कहा, क्या मैं तुमसे ये मालूम कर सकती हूँ कि तुमने बगदाद के बादशाह को इस लालच से कत्ल कराया है कि तख्त पर तुम खुद काबिज हो जाओ। शहरयार ने सब कुछ सुना, मगर उसकी क्या मजाल थी कि माँ के आगे सर उठाकर कुछ कह सके। दूसरे एक कत्ल के इल्ज़ाम की हैसियत से दरबार में खड़ा था और ना ही उसके पास कोई जवाब था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बूढ़ी मलका बोली, हमारे सवाल का जवाब दो वरना फैसला कर दिया जाएगा। शहरयार ने गर्दन ऊपर उठाई, उसकी हिचकी बन गई। बोलने की बहुत कोशिश की मगर बोला नहीं जा रहा था। उसने तो संभलने की काफ़ी कोशिश की मगर नाकाम रहा। बूढ़ी मलका उसकी ये हालत देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो ये ख्याल कर रही थी कि शहरयार मुझे धोखा देने की कोशिश में है। चेहरे से नकाब ऊपर उठाई और कांपते हुए बोली, तुम्हें मालूम है हमारे यहाँ बागी को क्या सज़ा दी जाती है? मालूम होता है कि हमारे भेजे हुए वजीर को पहले ही कत्ल कर डाला, वरना वो ज़रूर वापस आता। तुम आस्तीन के सांप हो, तुमने आस्तीन में रहकर कीमती भाई के डंक मारा है। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि उस भाई ने बगैर किसी के कहे सुने आधी सल्तनत तुम्हारे हवाले कर दी थी? उसकी मेहरबानी का नतीजा तुमने खूब चुकाया। जो कुछ तुम्हें कहना हो कह डालो, वरना बाद में कोई उज्र न सुना जाएगा। शहरयार ने दिल को काबू में करके मलका की बात का जवाब देते हुए कहा, मलका आलम, मेरी गुस्ताखी माफ़ हो। मैंने आपको मलका आलम इसलिए पुकारा कि मैं इस वक्त आपके सामने एक बेटे की तरह नहीं आया बल्कि एक मुल्जिम की तरह से आया हूँ। आपकी हुकूमत और कानून की इज्जत करते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ ये खेल खेला गया है वो मेरी लाइल्मी की बिना पर। मैं अपनी जगह पर बेकसूर हूँ। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा क्योंकि हर मुल्जिम अपने को अच्छा बताकर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन कानून जो चाहता है वो होता है। जिस वक्त मेरे मरहूम भाई ने मुझे अपनी खिदमत में तलब करने के लिए अपने वजीर को भेजा तो मैं अपनी सल्तनत का तमाम काम अपने वजीर के सुपुर्द करके यहाँ के लिए रवाना हो गया। तीसरे रोज़ रात को मुझे एक खौफनाक ख्वाब दिखाई दिया जिसकी वजह से मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैं वजीर के साथ ही वापस लौट गया। वहाँ पहुँचकर मैंने ये देखा कि मेरा वजीर नशे की हालत में पड़ा हुआ है। रियाया के नाम एक फरमान लिखा रखा है जिसमें उसने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। मैंने उसको पढ़कर चाक कर डाला और गद्दार को मौत के घाट उतारकर रिहाइशगाह की तरफ गया तो वहाँ ना मलका थी और ना ही दोनों शहजादे। उनके बारे में मुझे एक लौंडी ने बताया कि मेरी रवानगी से कुछ देर बाद ही मेरे वजीर ने मलका और छोटे शहजादे को कत्ल कर डाला था। बड़े शहजादे को किसी सूरत से एक जानिसार महल से लेकर फरार हो गया था, लेकिन उस जालिम ने उन दोनों को गिरफ्तार कराकर कैद खाने में डाल दिया था। अगर मैं एक रोज भी बाद जाता तो वो उन दोनों को कत्ल करा देता। अभी मैं इसी उधेड़बुन में था कि मुखबर ने आकर खबर दी कि किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। मैं खुद इस कदर मगमूम था कि बयान से बाहर है, दिमाग काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मैंने नक्कारे पर चौब लगवाई और मुकाबले के लिए लश्कर रवाना कर दिया। सुबह होने पर यह राज खुला कि घर की आग ही ने घर को जला दिया। इतना कहकर शहरयार खामोश हो गया। मलका ने उन तमाम बातों को गौर से सुना, लेकिन उसके दिल में फिर भी शक रहा। जब उसके दिल में यह ख्याल आता कि जो कुछ भी शहरयार कह रहा है ठीक है तो उसको और ज़्यादा गम होता, क्योंकि एक तरफ जवान बेटे की मौत, दूसरी तरफ बहू और पोतों का कत्ल। मगर जब मलका यह ख्याल करती कि शहरयार झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहा है तो ये जी चाहता कि इसको किले की दीवार से धक्का देकर गिरा दिया जाए या इसको भी कत्ल करा दिया जाए। बहुत देर तक इसी उलझन में रही कि क्या किया जाए। काफ़ी सोचने के बाद मलका ने यह तय किया कि जब तक हमारा वजीर वापस नहीं आ जाएगा हम तुम्हारे लिए कोई सही राय कायम नहीं कर सकते हैं। तुमने जो बयान दिए हैं अगर वजीर ने उनको ठीक बताया तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर इसमें ज़रा भी झूठ निकला तो फिर खून का बदला खून। हम आज ही एक ऐसा आदमी रवाना कर रहे हैं जो तुम्हारे काम को संभाल लेगा, उससे बगावत का कोई खतरा नहीं। इतना कहकर बूढ़ी मलका ने सरदार आमिर को अपने पास बुलाया और समरकंद के लिए रवाना कर दिया। एक खत जो खुद मलका ने अपने हाथ से लिखा था आमिर को दिया कि वो जाते ही पहले यह खत वजीर को पहुंचा दे और जब तक यहाँ से कोई हिदायत ना पहुंचे हुकूमत के काम को अच्छी तरह होशियारी के साथ अंजाम देता रहे। सरदार आमिर ने झुककर अदब से सलाम किया और समरकंद के लिए रवाना हो गया। इधर बूढ़ी मलका ने शहरयार को जेल खाने भेज दिया। उसकी निगरानी के लिए अपने खास सिपाही मुकर्रर कर दिए। सरदार आमिर मंजिल दर मंजिल कूच करता हुआ समरकंद जा पहुंचा।
महल के दरवाजे पर जाकर इत्तला कराई कि मैं बगदाद से एक पैगाम लेकर आया हूँ, मुझे शहरयार ने भेजा है, बगदाद के वजीर से मेरी मुलाकात कराई जाए। ये सुनकर दरबानों ने जवाब दिया कि इस वक्त तो यहाँ पर कोई बगदाद का वजीर मौजूद नहीं है। हमारे जहाँ पनाह जिस शख्स को हुकूमत संभाल गए थे 4 रोज़ हुए घोड़े से गिरकर इंतकाल कर गए, उनकी जगह पर अब हमारे शहर कोतवाल मुकर्रर हुए हैं। उनको यहाँ की रियाया की मर्जी से जगह मिली है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वो पैगाम हमें बता दें ताकि उनसे इजाज़त हासिल कर ली जाए। सरदार आमिर ने माथे से पसीना साफ किया और ये कहकर कि मुझे कोतवाल साहब से कोई काम नहीं है, घोड़े पर सवार हो गया। सरदार आमिर समरकंद की एक सराय में पहुंचा। यहाँ की भटियारी एक बहुत बड़े गाहक को देखकर बाग बाग हो गई। उसने दिल में ख्याल किया कि बस अब किस्मत खुल गई है, ये ज़रूर किसी मुल्क का बादशाह है। अगर इसकी खिदमत अच्छी तरह हो गई तो ये चलते वक्त माला माल कर देगा। भटियारी ने सरदार के हाथ से घोड़े की लगाम लेकर घोड़ा एक तरफ बांध दिया। सरदार के हुक्म के मुताबिक उसने खाना तैयार किया। शाम हो गई थी और आमिर ने 15 रोज की मंजिल भी तय कर रखी थी। थककर तमाम बदन चूर हो चुका था। खाने से फारिग होकर चुपचाप सो गया। इसी तरह उसको 3 दिन गुजर गए। ना ये कहीं बाजार जाता, ना किसी से बात करता, तो भटियारी को उस पर शक हुआ। उसने फौरन ही सरदार से कहा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप कहीं के जासूस हैं। सरदार ने जो ही जासूस का लफ्ज़ सुना तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। सरदार की ये हालत देखकर भटियारी आपे से बाहर हो गई और बोली, मियाँ मुसाफिर, बात खरी कहने में चौंकना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में तो पहले ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। तुम जैसे लोगों से डर लगता है, क्योंकि अब अगर हमारे हाकिम को मालूम हो जाए कि तुम इस तरह आए हुए हो तो वो हमारे ख़ानदान तक का नामो निशान तक बाकी ना छोड़ेगा। मैं तो इसकी इत्तला दरबार तक पहुँचाऊँगी। वहाँ तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा ये तुम जानो। अगर मैं अपनी जान खतरे में डालूँ तो मुझे क्या फ़ायदा? लालच के कारण सब कुछ कर लिया जाता है। सरदार ने अपने गले से एक बहुत कीमती हार उतारा और भटियारी के हवाले कर दिया। उस हार को भटियारी देखते ही फूल गई और बोली, अब तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुसीबत सामने आई भी तो मैं उससे मुकाबला कर लूँगी। ये सुनकर सरदार के दम में दम आया और फिर इस खोज में लग गया कि बगदादी वजीर कहाँ गया, अपनी मौत मरा है या उसको भी ख़त्म कराया है। अभी इस सोच में पड़ा हुआ था कि एक लड़की भागी हुई सरदार के पास आई और बोली, मियाँ मुसाफिर, यहाँ खामा खा अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। बगदाद में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। अगर तुम 8 रोज के अंदर वहां ना पहुंच सके तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल होगी। सरदार ने यह सुनकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं बगदाद से आया हूँ। लड़की ये सुनकर हंसी और कहने लगी, बस जो तुम्हें बता रही हूँ वो ठीक है, अपना वक्त खराब ना करो, फौरन वापस लौट जाओ। सरदार ने लड़की से कहा कि बगदाद का सफर तो 15 दिन का है। अगर मैं अभी रवाना हो गया तब भी 8 दिन के अंदर बगदाद नहीं पहुंच सकूंगा। हाँ, कोई और सूरत तुम्हें दिखाई देती हो तो बताओ। लड़की हंसी। उसने अपना उल्टा हाथ आगे किया। उसमें एक सोने की अंगूठी पहने हुए थी। उस अंगूठी में एक बहुत चमकदार शीशा लगा हुआ था। लड़की ने सरदार से कहा, इस शीशे को गौर से देखो। सरदार ने एक निगाह जो उस पर डाली तो बगदाद शहर नजर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बाजार दिखाई दिए। उसी तरह किला आ गया। जिस वक्त किला दिखाई दिया तो सरदार ने कहा, मैं ज़रा यहाँ के हुक्मरां को देखना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ उनकी तरफ से फिक्र है। लड़की ने अंगूठी पर हाथ फेरा जिससे ये तस्वीरें जमकर रह गईं। फौरन ही उस अंगूठी में दरबार की तस्वीरें नजर आने लगीं। मलका तख्त पर बैठी हुई हैं। दरबारी दरबार में सर झुकाए अदब के साथ खड़े हुए हैं। शहरयार को कुछ सिपाही बेड़ियां पहनाए हुए दरबार में लेकर आए। मलका ने उनको देखते ही सवाल किया कि इसको मेरे सामने क्यों लेकर आए हो? मैं इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। ये सुनकर एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, मलका-ए आलम, जेल खाने में ये खुदकुशी करना चाहते थे, इसलिए हम इनको आपकी खिदमत में पेश करने आए हैं। मलका को फौरन ये ख्याल हुआ कि शहरयार बागी है, गद्दार है, इसलिए ये खुदकुशी कर रहा था। जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि इसकी गर्दन अलग कर दी जाए और लाश दरिया में बहा दी जाए। उसको ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ। सरदार ने लड़की से कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? लड़की ने बड़ी लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा ये मतलब है कि किसी तरह तुम्हें इसी वक्त बगदाद भेज दिया जाए। सरदार ने कहा कि बात तो कुछ ऐसी ही है। लड़की ने सरदार से कहा, अच्छा तुम सामने वाले कमरे में चलो।
सरदार ने अपना घोड़ा साथ लिया और कमरे में चला गया। लड़की ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर निकलकर सरदार ने देखा कि वो बगदाद के किले में खड़ा हुआ है। उसने घोड़ा वहीं छोड़ा, लड़की को अपने साथ लेकर शाही दरबार में गया। जिस वक्त ये दोनों यहाँ दाखिल हुए तो जल्लाद शहरयार को लेकर बाहर जा रहे थे। सरदार ने जल्लादों को रोकने के लिए कहा और आगे बढ़कर तमाम माजरा मलका को सुनाया। वजीर की मौत का किसी को यकीन नहीं आया, बल्कि सबने यही सोचा कि उसको भी शहरयार ने कत्ल कराया है। मलका ने सर पीट लिया और कहने लगी, हाय, भाई को भाई ने कत्ल कर डाला, इस जालिम को जरा भी तरस न आया। ये सुनकर लड़की आगे बढ़ी और बुलंद आवाज से कहा, नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, शहरयार बेकसूर है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा वजीर और हाकिम बगदाद कहाँ है। मलका तख्त से उठकर उसके पास आई। लड़की ने अपनी अंगूठी के शीशे पर हाथ फेरा और मलका से कहा, लो इस शीशे में देख लो। मलका और सरदार आमिर ने देखा कि शहजाद मैं अपने लश्कर के जंगल में शिकार खेल रहा है, वजीर भी उसके साथ है। मलका ये देखकर तड़प उठी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मुझे उन सब से मिला दे। लड़की ने कहा कि जो भी इन लोगों से मिलना चाहता है किसी एक कमरे में जमा हो जाए। शहरयार, उसकी बेवा भाऊज, बूढ़ी मलका और सरदार आमिर एक कमरे में चले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद लड़की ने दरबानों से कहा कि दरवाज़ा खोल दो। दरबानों ने दरवाज़ा खोला तो उस कमरे में कोई ना था। ये सब लोग हैरत में थे कि ये क्या हुआ। लड़की ने बड़े ज़ोर से कहकहा लगाया और बोली, यहाँ मेरी हुकूमत है और अब तख्त की मालिक मैं हूँ। अगर किसी ने ज़रा भी चूकी तो याद रखो जादू के ज़रिए जलाकर खाक कर दूंगी। सब उससे डर गए और उसको तख्त का मालिक बना दिया। शहरयार वगैरह का क्या हुआ ये मालूम ना हो सका। कहते हैं कि लड़की ने उनको जादू के ज़रिए जलाकर खाक कर दिया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।